हेलो एवरीवन। ये हमारा जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर होगा। बेसिकली इसमें जो हम इस पूरे लेक्चर में करीबन 40 मिनट का ये लेक्चर होगा। इसके अंदर हम मोटा मोटा जो होगा कूलम्स लॉ समझेंगे, क्वांटाइजेशन समझेंगे, और कूलम्स लॉ के अंदर हम कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हैं एक ट्राइंगुलर शेप पे और एक स्क्वायर के शेप पे, उस ये दो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो मेक श्योर आप इस लेक्चर से ज्यादा सीखें एंड देन बेसिकली औरों को भी सिखाएं, राइट? क्योंकि जितना आप सिखाएंगे उतना ही आप और ज्यादा मजबूत होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, देन लेट्स बिगिन द लेक्चर। नमस्कार एवरीवन, हेलो फ्रॉम माय साइड, दिस साइड विकास भारद्वाज फ्रॉम तत्वम क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1। बेसिकली उसका फर्स्ट लेक्चर है। The first lecture states is the chapter is electric charges and field. Okay, तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जब हम क्लास 11th में हम बात कर रहे थे तो बेसिकली हमने बात करी थी मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स जनरली बेस्ड होता था मास के ऊपर। जब हम मैकेनिक्स में बात करते थे जनरली सारी चीजें उसकी मास के ऊपर डिपेंड करती थी, राइट? रोटेशन में आ जाते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो अगले 3-4 महीने में जनरली आप बच्चे पढ़ते हैं, ये बेसिकली डिपेंड होता है चार्ज के ऊपर। ये चार्ज के ऊपर होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो करंट के बारे में हमें बहुत सालों से पता था, क्योंकि बिजली कड़क रही थी तो उसके बारे में हमें बहुत सालों से पता था। बट उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये हमने धीरे धीरे एज अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सीखा। जैसे कि अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से जो हमारी के हिसाब से देखते हैं साइंस को, तो उसमें हमें समझ में आता है, या वेस्ट के हिसाब से जब हम देखते हैं साइंस को, तो हमें दिखता है कि बेसिकली चार्जेस के बारे में उनको पहले से पता था। किस तरीके से पता था वो जिसे कहते हैं हम वार्तालाप का इशू हो सकता है। इट इज बेसिकली कैन बी टॉक्ड अबाउट, बट द बेसिक एसेंस इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल जनरली व्हाट दे डू इन जनरली वाज, like for example they would be having parties at their end, and then females basically wore leather or basically fur as a clothes, and they also have this the necklace or they are having. Okay, so what they generally do is they take that necklace and rub that with the fur and then try to put it on frogs. So basically the frog jumps. There is basically a charge transfer happening. Because of that, the frog is jumping, but basically these people find fun in that particular part. But the basic idea is that there is some charge transfer that is happening. Rest हमने we have also as a student also have done by ourselves, like in smaller classes we have took bits of paper and rubbed a scale around our hairs and then try to pull that part, right? And we see basically the particles, the bit of pieces are basically getting attracted with respect to the scale. Now मैं इसमें क्या कह रहा था कि फॉरेन के अंदर, बाहर देश में जो हमें अभी तक हम पढ़ते हैं जिस रिस्पेक्ट में, उसमें हमने ये देखा है कि बाहर के देशों को पता था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि बिजली गरजती थी, और थोड़ा बहुत चार्जेस के बारे में इस तरह से पता था कि उन्हें ये दिखता था कि जब हम एम्बर की ज्वेलरी जब हम पहनते हैं, जो औरतें पहनती हैं जनरली एम्बर की ज्वेलरी पहले पहनती थी, तो जब पार्टीज में आती थी तो फर और एम्बर को वो रब करती थी, और वो बेसिकली पार्टी खत्म होने के बाद, और वो उस एम्बर की ज्वेलरी को बेसिकली टच करवाती थी फ्रॉग से, और फ्रॉग जंप करते थे, राइट? व्हेन फ्रॉग जंप्स बेसिकली दे फाउंड एंजॉयमेंट इन दैट, उन्हें मजा आता था। सेकेंडली एज अ स्टूडेंट हमने भी छोटी उम्र में बिट्स ऑफ पेपर को अपने स्केल से बेसिकली बालों पे रब करके हमने बिट्स ऑफ पेपर को उठाया। This basically suggests a charge transfer that is happening. Now, what I'm trying to suggest over here, that we already know a little bit about charges and all that. As a student, we do not know anything about charge, but still we are basically practicing that particular thing. And everyone in our school life, we have basically practiced that part. Okay. Now, what I'm trying to say, this can also be done with respect to glass rod and silk. And what we see over here is
that glass rod basically has some type of a positive charge and silk has basically a type of a negative charge. Okay, by this we are basically suggesting, now how we are saying one is positive and other is negative. So it's like we are rubbing two things, and let's assume basically one is negative, let's say glass rod and silk itself. So let's say I've taken this as silk and this as glass rod, and I've rubbed them. So automatically one will become positive and other is negative. Again I've done the same thing again. तो मैंने ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़ा, एक पे सिल्क पे नेगेटिव आ गया, हमने कहा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ गया. अब हमने क्या कहा, मैंने कहा ग्लास रॉड को पास लेके आओ. वी बेसिकली ब्रिंग ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड्स टुगेदर, and then we see there is a slight repulsion in them, similarly to the silk part. The same can happen with the two balloons. If I rub the balloon with my hand or something like that, and basically there are two balloons, if I put them together, they will start to repel each other. बलून भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, अगर इसी तरीके से हम बेसिकली अपने आप से ही इसको रब करें और देखें. कहने का मतलब क्या है कि जब वो रब हो रहे हैं और बेसिकली जब उनको एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ सेम चीज थी, इसीलिए रिपेल कर रहे हैं, राइट. सेम चीज हम सिल्क में भी कह सकते हैं. Now, if I bring the silk and the glass rod together, or the glass rod with the, let's say, the balloon together, or we felt that okay, they are getting attracted. This means charge can attract and charge can repel also. Okay, so जब same चीज थी, when the two things are similar, they are basically getting attracted. Sorry, repelled. इसका मतलब जब सेम टाइप की चीजें थी तो वो रिपेल हो रही थी, और अपोजिट टाइप की थोड़ी हमने चीजें ली थी तो वो अट्रैक्ट हो रही थी, राइट. So by that we are first we understood that the charges are of two types. Charges are of basically two types. Because of that only we are basically seeing this different properties two times. So one we have termed as positive, and other we have termed as negative. Now what we are saying, in basic sense, what we are suggesting over here, that there are two charges, one is positive, other is negative. Now we also see that basically similar charges repel, so this becomes a property basically. Okay, so now we'll basically go into a little bit more that. So what we are saying, what is charge first of all? So for charge we say a charge is basically a property of a material or a matter or a particle, because of which basically it shows magnetic and electric effect. तो एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की, पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है, उसको हम चार्ज कहेंगे. ये बेसिक डेफिनेशन हो गई. इसके बाद अगर हम टाइप ऑफ चार्जेस देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम जाते हैं, तो टाइप ऑफ चार्जेस बेसिकली हमारे दो टाइप के होंगे. एक हो गया पॉजिटिव, जो अभी हमने देखा, एक हो गया पॉजिटिव, और दूसरा हो गया हमारे पास नेगेटिव, राइट. और हमने क्या देखा कि बेसिकली जो सिमिलर थे वो रिपेल कर रहे थे. तो वी आर सेइंग दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, जबकि opposite charges attract each other. Opposite charges attract each other. Now, next word is quantization. थोड़ा सा आपने शायद 10th में भी सुना होगा. क्वांटाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है आपके 12th क्लास के हिसाब से, वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है. इससे भी छोटे चार्जेस हैं पॉसिबल, बट एट योर लेवल इट्स नॉट रिक्वायर्ड. एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इसके रिगार्डिंग दे रखा है, लेकिन वो भी बिल्कुल मैन्युस्क्यूल सिंपल एडिशन पार्ट है, तो देख के थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स वेरी इजी पार्ट. वी विल डू इट इन द क्लासेस. So what we are saying, quantization what suggest is कि जो भी चार्ज है, चार्ज इज मेड अप ऑफ चार्ज is, or the smallest charge that is possible is charge of an electron. The smallest charge is charge of an electron. अब ये कितना होगा? तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये हमारे पास चार्ज है नेगेटिव. नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि चार्ज तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये किसका चार्ज है? तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. ओके,
सो वी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या, तो ये थोड़ी चीजें याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इसके बाद हमने कहा ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का, तो वी बेसिकली आर एबल टू फाइंड आउट कि प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम होता है। ये नेचर ने किया हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज बेसिकली व्हाट नेचर इज डन, बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि नेचर जनरली हमारे न्यूट्रल दिखाई देते हैं। Similarly, mass of proton, लेकिन mass of proton is very large, 1.6 into 10 to the power -20 kg. Now, with respect to numbers, it looks very small, both of them. But अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग लगभग सेम होता है ना, लगभग लगभग। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 10 की पावर 31 इन बोथ ऑफ देम। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 to the power -31। ऐसा मान लो कि मैंने 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स और 10 की पावर 31 प्रोटॉन ले लिए एक साथ। तो जब इलेक्ट्रॉन लिए तो बेसिकली उनका मास हो गया 9.1 kg, जबकि अगर मैंने प्रोटॉन ले लिए 1.6 into 10 to the power 27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +31, तो 4 हो गया, तो 4 बेसिकली 16,000। इसका मतलब जितने प्रोटॉन मिला के मास 16,000 किलोग्राम आएगा, उतना ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूं तो बेसिकली 9.1 kg आएगा। इसीलिए हम बोला भी जाता है कि जब हमारा एटम हम बोलते हैं तो एटम के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली वो इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा वेट होता नहीं है, क्योंकि वो करीबन करीबन आप देखोगे तो 1600 गुना कम मास होता है उनका, राइट। तो अगर एक किलोग्राम का है तो दूसरा अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोग्राम का है, इसको इतना मान लो, 1600 गुना ज्यादा भारी है। इसलिए हम कहते हैं सारा का सारा मास बेसिकली सेंटर में ही होता है। और जब थोड़े बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं तो उसमें तो न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो और ज्यादा हो जाता है बेसिकली। इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, लेकिन न्यूट्रॉन एक और भी है। तो बेसिकली जब तीनों ही 1 1 हो गए तो उसका जो सेंटर का जो मास हो गया वो और ज्यादा हो गया विद रिस्पेक्ट टू 1600 की जगह 3200 के रिस्पेक्ट में आ जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी से कि सारा का सारा मास जनरली कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन को जनरली हम एलिमिनेट भी कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इनका ज्यादा मास है ही नहीं। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, देन व्हाट वी आर सेइंग, अब हमने कहा कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन बेसिकली चार्ज अ बॉडी। सो इन जनरल वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय 3 वेज। हम बॉडी को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला, फ्रिक्शन, मतलब रगड़ना, बाय rubbing two things, this is what is known as friction। so अगर हमने क्या कहा, सिल्क एंड वुड लिया, when we have taken silk and wood, so silk basically will have a positive charge on it and wood will have a negative charge on it। okay, now is positive, now we'll little bit understand what this positive and negative means. It should be basically a little bit more clear to us. What we are basically saying in general, that's, let's assume we'll take a spreadsheet over here. Yeah, so what we are saying over here, that we know the structure of atom, right? Let's just take some diagrams over here, applications. Yeah, what we are saying, this is a circle. Okay, let's take another one, maybe nucleus a little smaller. So we know this is the size of a nucleus, and over here outside there is an electron that is flowing somewhere in a circular path. This is electron, this is neutron, this is. Now what we are saying, in basic sense, what we are trying to say, the proton is inside the nucleus, and inside the nucleus is basically surrounded by nuclear forces। okay, हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये जनरल डायग्राम 10th क्लास में बताया गया है, केमिस्ट्री में 11th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सेम लॉजिक पे। हम क्या कह रहे हैं कि जनरली इस यूनिवर्स में एक्चुअली 4 टाइप की फोर्सेस रहती हैं। अभी हम 3 की बात करेंगे, जिसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरी है हमारी न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक भी होती है लेकिन उससे ज्यादा कोई हमें काम नहीं है, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हमने क्या देखा है कि अगर मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को 1 न्यूटन मान लेता हूं इन कंपैरिजन, जो अभी हम देखेंगे भी एक जगह पे,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली 10 की पावर 39 न्यूटन तक होती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 41 टू 43 न्यूटन तक भी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रोटॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो, देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेस, वन दिस वन अदर, they basically going to repel each other, so they needs to be very distant, they need to go by repelling they will need to get apart, but they are not getting apart, right? It is because of the external nuclear force that is basically surrounding these charges and basically taking care of. ये जो बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों दूर दूर जाने चाहिए थे, लेकिन ये दूर दूर नहीं जा रहे और बेसिकली पॉजिटिव चार्ज बहुत पास भी हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से वो बहुत ज्यादा फोर्स होनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स उसको बांधे रखे हुए है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी। ओके, इन दैट सेंस वी कैन से कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, मतलब बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। पहली चीज, क्योंकि वो अंदर है एंड बेसिकली देयर इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन दिस, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या कर रही है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या कर रही है? वो प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाहर नहीं जाने दे रही। बाय दैट लॉजिक व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मुझे यहाँ पे इसकी वॉल तोड़नी है न्यूक्लियस की, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट बेसिकली गिव्स बेसिकली एन आइडिया टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड ऑल दैट। ओके, सो उसमें बहुत एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिपेल बेसिकली कहीं जा रहा है। Either we are adding the electron or we are rejecting the electron, okay, removing the electron. So this means if I am saying there is a body A and there is a body B, and if I say after rubbing it, body A and B, we got A as plus 2 coulomb. So this, the other one will basically get minus 2 coulomb. But the basic idea is this thing had added some electron. But this thing has not added proton, but removed electrons have been removed from it. Has been removed from it. तो एक में इलेक्ट्रॉन निकले हैं और एक में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हुए हैं। has been added. Electron has been removed. I think I'm making this clear. तो जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होगा, तो अगर आयंस नहीं है तो 19 बेसिकली 100% टाइम्स इट इज जस्ट द इलेक्ट्रॉन दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो हेंस हम कह रहे हैं कि अगर सिल्क के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इफ सिल्क हैज गेट द पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, राइट? इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। एंड अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो वी आर सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, राइट? एक से ऐड हुए और एक में निकले। इसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन ये कुछ ऐसा होता है कि जब किसी चीज में करंट, बेसिकली अगर कोई किसी चीज में फॉल्ट आ गया और वो करंट उसमें बह रहा है, तो जैसे कूलर वगैरह हो गए चल रहे होते हैं, तो अगर हम टच कर दें तो उससे करंट लगता है, राइट? दैट इज बेसिकली नोन एज कंडक्शन। डायरेक्ट टच किया और बेसिकली चार्ज हमारे हमारे से पास हो गए। सेम लॉजिक कंडक्शन में आता है। कंडक्शन में हम क्या कहते हैं कि बेसिकली देयर आर टू मटेरियल्स व्हिच व्हेन if there are two elements or charge transfer happening due to contact की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसे हम बेसिकली कंडक्शन कहेंगे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली स्टेट्स इज, अब without any contact the charge is being transferred, or we can say they are getting, yeah, in simple language we can say either transferred or they are getting redistributed. So let's say for example I'm having two blocks, both are made up of materials, so like this, yeah, so they are in slight contact with each other, right? Now what I'm trying to say, I've brought a rod over here from over here of positive charge, okay? अब ये पॉजिटिव चार्ज की रॉड को हमने क्या किया, we brought it near to this part. So initially it is like this, then I've taken over here, then I've put a rod over here. Now what will happen? So the negative charge in the two spheres will basically be over here and the positive charge will going to repel. तो positive charge इधर इकट्ठे हो गए repulsion की वजह से, negative इधर,
Now what we did is basically we have taken them like this, और फिर हमने इसको रिमूव कर दिया, अलग अलग कर दिया, एक तरीके से अलग अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया तो अभी नेगेटिव चार्जेस अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, बेसिकली नेगेटिव चार्जेस अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, एंड दे रीअरेंजेस इन अ वेरी स्मूथ फैशन यूनिफॉर्मली, जैसी बॉडी होगी उस हिसाब से। जनरली अभी हम स्फीयर ही लिया है मोटा मोटा, सो वी कैन से सॉरी दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, राइट, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस पे चार्ज आ गया विदाउट एनी कांटेक्ट, इसे हम कहेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। होप आई एम मेकिंग सेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, फिर हम क्या कह रहे हैं, अब सेम लॉजिक देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। ओके, अभी हमने देखा था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how the observation is consistent with the law of conservation of charge. तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि बेसिकली जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो हमने क्या देखा, सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज। बाय दैट वी आर सेइंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, वही वहां चला गया, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर्ड, और यही ट्रांसफर वहां चला गया। तो बेसिकली एक पे वही पॉजिटिव 1 कूलम अगर एग्जांपल पे दें, और उस पे -1 कूलम या क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज बेसिकली। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आए तो दोनों बेसिकली हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, क्योंकि नेट चार्ज हमारा जीरो ही है, बिकॉज नाइदर द चार्जेस so net charge, neither the charge is creating nor it is getting destroyed, right, it is just getting transferred from one point to another। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, अच्छा अभी हमने क्वांटाइजेशन पे तो शायद बात ही नहीं करी है, 1 मिनट रुके, नहीं कर ली, ठीक है। क्वांटाइजेशन पे एक चीज अभी और थोड़ी सी रह गई कि हमने क्या कहा, क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है कि सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो भी चार्ज बनेगा वो बेसिकली किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिकली। तो मैंने कहा जो भी टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। नाउ देयर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, व्हाई, कि वो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है या रिमूव किया है, ऐड किया है तो नेगेटिव और रिमूव किया है तो पॉजिटिव। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन, जिसमें हमने कहा ई क्या है, ई इज बेसिकली चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना हो गया हमारा, माइनस बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड n is basically number of electrons, and the product of this will basically give me q, which is the total charge, right? और हम क्या कह रहे हैं, now what we are saying, next one, for example over here they are saying a polythene piece is rubbed with wool, तो polythene को हमने रब के wool के साथ रब किया, is found to have a negative charge, तो पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो Q के ऊपर बेसिकली -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम आया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n इंटू ई आ गया, तो -3 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू बेसिकली n हमें निकालना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आई कैन ऑल्सो पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, so 3 into 10 to the power 7 minus के divided by 1.6 into 10 to the power -19, -19 ऊपर चला जाएगा तो 3 into 10 to the power -7 multiplied by 10 to the power +19 divided by 1.6, राइट, जीरो से हमने जीरो ले लिया तो यहाँ पे 30 आ गया, तो एक तरीके से 30/16 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 12 आ गया, 2 से करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 1 8 8 it will be 60 70 77 8 8 64 68 of 7 56 and 5 1.875 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो, तो बिल्कुल, मास क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना था, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, उन्होंने बस पूछा है होगा तो हमने कहा हाँ होगा, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय 1.875 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, दैट्स इट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस तरह से होगा। इज इट क्लियर? ओके, जो भी आंसर आएगा 10 टू द पावर बेसिकली 10 टू द पावर
अगर यहाँ देखें 31 है, ये 12 है, -19 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 9.1 ये 1.871 है, अप्रोक्सीमेटली 18 9 आई थिंक 162, राइट। तो 170 के अप्रॉक्स कुछ आएगा, 170, राइट, 170 और 17 एक तरीके से कहेंगे, सो 117 पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ी, तो ये हमारा आंसर आ गया किलोग्राम में। नाउ इसके बाद आता है बेसिकली, नाउ वी आर बेसिकली कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ होता है, व्हाट कूलम्स लॉ इज, नाउ तुमने जो हमारे 11th में और तुमने 9th में बेसिकली पढ़ा था, F इज इक्वल टू gm1m2/r², एग्जैक्टली सेम। स्टार्टिंग मैंने क्या बताया, जैसे वहां मास था, यहाँ पे चार्ज है, तो हमने क्या कहा, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, मास से नहीं, इसमें चार्ज से होता है। एक चार्ज, दोनों चार्जेस बेसिकली जिनके पास चार्ज होगा तभी फोर्स लगेंगी, और बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाय r²। So directly I can write F is directly proportional to Q1 Q2 by R²। Proportionality sign हटाने के लिए we can write it as K into Q1 upon Q2 by R²। राइट, यहाँ पे जो K होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 into 10 to the power 9 होती है। जो इसकी SI यूनिट है, अब ध्यान से देखें, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, तो अगर सिर्फ मैं डायमेंशंस की बात करूं तो आई कैन राइट फोर्स की जैसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। जो Q1 है वो चार्ज है, तो Q1 की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, दूसरी भी कूलम है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो हेंस K की जो SI यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, तो 9.9 into 10 to the power 9 into what is what we are saying is न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ओके, ये K की वैल्यू होगी। ओके, देन अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स है, और फोर्स एक तरीके की कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ काइंड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 11th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, वैसे तो 9th से थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में आ रहे हैं यहाँ, कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी, एंड बेसिकली विच इज फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज बीइंग फॉलोड, एडिशन इज फॉलोड। ना, ये तीनों चीजें एक वेक्टर फॉलो करता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, तो कूलम्स लॉ के अंदर हमारे पास ये फोर्स है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। फोर्स क्या है, अब इसमें देखें एक तरीके से, तो हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हमने क्या देखा है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपेल। लेकिन ये जो रिपेल करते हैं, ये बेसिकली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, एक लाइन को हम ज्वाइन करेंगे बेसिकली दोनों चार्जेस को मिलाने के लिए, और वो एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिपेल, राइट। सिमिलरली बिल्कुल सेम लॉजिक लें, लेकिन अब उसमें मैंने एक को पॉजिटिव ले लिया और एक को नेगेटिव ले लिया, तो अभी भी दोबारा एक लाइन लें जो आपस में बेसिकली ज्वाइन कर रही हो दो चार्जेस को, एंड देन बेसिकली वी आर सेइंग कि उसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से देखा। आई थिंक आई एम मेकिंग अ लिटिल बिट सेंस, राइट। ये कहेंगे अट्रैक्शन, तो ये हो गया हमारा रिपल्शन, दूर चीजें जा रही हैं, एंड ये हो गया हमारा अट्रैक्शन। आई थिंक यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं, राइट। और क्या कहते हैं हम, ध्यान सुनिएगा। राइट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, राइट। और क्या कह रहे हैं, अब हमने कहा जब मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लिया तो दोनों ने रिपेल किया, तो इसको मैं 1 कहूं और इसको 2 कहूं, तो इस ये 2 पे फोर्स लग रही है, तो इसको मैं बोलूंगा F21। दिस इज F21 का मतलब क्या होगा, F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन 2, फोर्स जो 2 पे लग रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो 1 लगा रहा है। सिमिलरली F12 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, F12 का मतलब होगा जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो 2 लगा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों बेसिकली ओपोजिट फोर्सेस होंगे। मैंने तो अभी बताया ही कि F दोनों में बेसिकली फोर्सेस ही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, तो मैग्नीट्यूड एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका इस तरह से लिख देते हैं, तो F21 मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट, तो आई कैन राइट इट एज F12 वेक्टर जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप ध्यान से देखें
तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाली राइट साइड में लग रही है, ये वाली लेफ्ट में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पे लग रही है इस केस में वो राइट में है, और जो नेगेटिव पे लग रही है वो लेफ्ट में है, राइट। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, द चार्जेस आर बेसिकली अट्रैक्टिंग एंड रिपल्शन इन टू डिफरेंट केसेस, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज इज ऑलवेज अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑलवेज अपोजिट है। इसके बाद बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जो दोनों फोर्सेज हैं, ये मैंने यहाँ लिखा भी होगा कि बोथ forces, action and reaction forces are acting on two different bodies. They are in opposite direction. They are applied along the line joining the two charges and they are also known as central forces. ये सारी कंडीशंस बेसिकली बताते हैं कि इसका मतलब है यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें से एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। किसी को भी एक्शन मान लो, ऑटोमेटिकली दूसरी रिएक्शन होगी, क्योंकि सेम टाइम पीरियड के लिए लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ने अभी लगाया तो दूसरा आधे घंटे बाद लगेगा, नहीं, एट द टाइम, सेम टाइम। ओके, तुमने दीवार पे मुक्का मारा तो एट अ टाइम, जिस टाइम तुम्हारा मुक्का टच हो रहा है किस पे, दीवार पे, उसी टाइम पे तुम्हें जो है जो उसका इफेक्ट है वो महसूस होगा। आई थिंक अप टिल हियर वी आर वेरी वेरी मच क्लियर अप टिल हियर। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताएं। ओके, राइट। बाकी आप कमेंट में डालते रहिए कहीं पे अगर आपको डाउट होता है तो आई ट्राई टू क्लियर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग, ये जनरल प्रॉब्लम्स है जो अभी हम सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत जो बेसिकली आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी। ओके, दिस इज नॉट मच ऑफ अ रिलेटेड विद यू कैन रिमूव इट। ओके, व्हाट वी आर सेइंग नाउ, तो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी कि प्रॉपर्टीज में बेसिकली द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा चीजें वो और देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहला क्या है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस। बेसिकली क्या है कि मान लो यार ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। अब मैंने कहा यार Q1 पे जो चार्ज, जो क्या चार्ज है, या Q2 जो चार्ज है, Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, हमने कहा भैया Q1 लगा रहा है, Q1 इसको रिपेल कर रहा है ऐसे कि भाई मेरे से दूर हो जा तू। वहीं Q3 कौन है, Q3 एक चार्ज है, वो कह रहा है यार तू मेरे पास ही रहे यार, कहाँ जाएगा तू। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक दोस्त है, जैसे तुम्हारी लड़ाई हो गई, वो कह रहा है चलो दूर भाग, ये तुम्हारे पेरेंट्स से जो है कुछ भी होता रहे, वो कहते हैं भैया पास ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। बेसिक सेंसेस कि ये दोनों फोर्सेस अपने आप लग रही हैं। ये बेसिकली भाई मेरा रिलेशन मेरे दोस्त के साथ कैसा है, उसके रिस्पेक्ट में वो मेरी फोर्स लग रही है, वो इमोशंस है। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा कैसा रिलेशन है, ये अलग फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से मेरे पे नेट फोर्स अलग हो सकती है, लेकिन ये जितनी फोर्स लगा रहा है Q2 पे, वो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही कि Q1 वहां पे है या नहीं है। Q1 ना भी होता तो वो फोर्स रहती। मेरे माता पिता तब भी मुझे उतना ही प्यार करते, बेसिकली चाहे मेरा वो दोस्त है या नहीं है, राइट। ओके, सो नेट फोर्स ये उससे रिलेट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फाइन इनफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इनवेरियंस। इनवेरियंस क्या कहता है कि जनरली आइंस्टाइन ने क्या बोला हुआ है कि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो हमारी मास भी बढ़ता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत तेजी से चल रहा है, तो बेसिकली जब वो तेजी से चल रहा है तो उसका मास भी बढ़ गया, लेकिन हमने देखा है कि उसका चार्ज जो होता है वो बढ़ता नहीं है, वो चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो वेरिएंस मतलब होता है चेंज, इनवेरिएंस मतलब नॉट चेंजिंग। दिस मींस चार्ज डज नॉट चेंज। चार्ज या magnitude of charge does not change, does not change with the velocity or with the increase in velocity, you can say with the increase in velocity. ओके, बेसिक सा लॉजिक है, ज्यादा इसमें है नहीं। ओके, अब क्वेश्चन आया कि ये दो चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स क्या हो सकती है जब उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। अब हमने कहा मिनिमम फोर्स, बेसिकली सबसे पहले हमने कहा फोर्स, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसने तो आर तो कांस्टेंट ही कर दिया 1 मीटर, तो हमने कहा ठीक है भाई, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली वो तो के इंटू Q1 Q2 आ गया। इसका आप देखो इसमें के भी कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब बेसिकली जो Q1 Q2 है, जो फोर्स है, मिनिमम फोर्स मुझे कम से कम फोर्स चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? Q1 पर Q2 पर। अब Q1 Q2 चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चार्ज होगा ही नहीं तो फोर्स भी नहीं होगी, तो वहां जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए, तो उसके लिए चार्ज होना चाहिए। सबसे छोटा चार्ज कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा भैया Q1 और Q2 में इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है जो सबसे छोटा होगा, तो हमने कहा F इज इक्वल टू K इंटू ई। बेसिक लॉजिक, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो F इज इक्वल टू K इंटू ई स्क्वायर, दैट्स द बेसिक आइडिया। ये हो गया हमारा मिनिमम फोर्स, दैट्स इट। वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं, दैट्स गुड इनफ। कैलकुलेशन अगर, अब डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें वेरिएबल्स आएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन वो आप वैल्यूज निकाल भी सकते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट वन। अब मेरे से बोला गया भैया 3 चार्जेस हैं इस तरह से प्लेस्ड हैं, बताइए उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, वैसे तो कॉम्प्लिकेट कितना भी करते रहो। अब मुझे 1 के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब मैंने कहा यार देख, ये फर्स्ट चार्ज है तो ये सेकंड होगा, मान लो ये थर्ड होगा। इतनी लॉजिक से बात तो हमें समझ में आती है। अच्छा, तीनों मुझे साइड बराबर बराबर सी लग रही है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 60 डिग्री पे है। मुझे इतनी चीज भी समझ में आती है। आई थिंक ये सभी को भी क्लियर होगी, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट सी चीज तो है नहीं, राइट। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, सो पॉजिटिव पॉजिटिव विल गोइंग टू रिपेल। तो जब दोनों रिपेल करेंगे, दिस रिपल्शन विल बी लाइक दिस। हेलो, सिमिलरली ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा तो ये रिपेल इधर करेगा, क्योंकि मुझे 1 के ऊपर ही निकालनी है, मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं। उनके ऊपर क्या हो रहा है मुझे नहीं मतलब, मुझे तो बस इस 1 के ऊपर मतलब है, बिकॉज फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1। तो इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस आ गई। दो फोर्सेस में एक है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? F13 प्लस F12 के, राइट। ये नेट फोर्स होगा, ये दो फोर्सेस हैं, ये इस पे नेट फोर्स आ रही है। अच्छा, फोर्स को ऐड करने के लिए एक बेसिक सा हमने फिनोमिना पढ़ा हुआ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो मैं भी पीछे थोड़ा सा बोला था बस उसके बारे में। तो क्या ये सबको पता है कि रिजल्टेंट जो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें बेसिकली जो थीटा होता है, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके, और क्या कह रहे हैं आप? अब वेक्टर के अंदर अगर हम एंगल्स देखें तो एक तरीके से बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रहा हूं कि जब मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये एक वेक्टर होता है, जिसमें दिस इज द बेसिकली टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। जिसको आता हो वो प्लीज स्किप कर ले 2 मिनट का पार्ट। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो बेसिकली एंगल निकालने के लिए एक वेक्टर मेरे पास ये है और दूसरा ये है, तो उन दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ें। उन दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ें, तो ये टेल ऐसे जुड़ेगी, और फिर हम बेसिकली एक डायरेक्शन में एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली जस्ट थीटा। अगर हम यहां देखते हैं तो बेसिकली मेरे पास दो फोर्सेज हैं, F12 एंड F13। पहले इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम क्या कह रहे हैं कि F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स कितना? K। दोनों पे चार्जेस कितने? Q1 Q2 Q ही है, तो Q मल्टीप्लाइड Q। दोनों के बीच में डिस्टेंस, अब स्क्वायर है, मान लो A ले लेते हैं, तो A स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो F12 हो गया, F13 भी होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के जो वैल्यूज हैं वो सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं वेक्टर, अच्छा इसको एक तरीके से हम क्या कहें, वेक्टर है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ही मैंने डायरेक्शन ली नहीं, यहाँ सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिया। जब हम स्क्वायर भी करते हैं तो उसमें ही मैग्नीट्यूड ही आता है। कॉस थीटा में बेसिकली एंगल आ जाता है दोनों वेक्टर्स के बीच में। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। तो वी अंडरस्टूड कि दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो एक तरीके से दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पूरे को मैं एफ लिख सकता हूँ। मतलब है ये एफ, ये क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, लेकिन मैं इसको सिर्फ एफ लिख रहा हूँ। बाय दिस लॉजिक इफ आई ट्राई टू पुट इट इनसाइड द इक्वेशन, थीटा हमारा 60 है ही, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की जगह एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी की जगह भी एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इंटू एफ लिख सकता हूँ, इंटू कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अब होपफुली आप सबको पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 60 इज इक्वल्स टू बेसिकली कितना? 1/, बढ़िया। तो अब यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, अंडर रूट आएगा, यहाँ पे बेसिकली कितना आ गया? 3f स्क्वायर का अंडर रूट रिजल्टेंट।
तो हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो बेसिकली √3 इंटू एफ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही मतलब बेसिक सी कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, तो इसमें मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी। ओके, राइट, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब एफ था कितना हमारे पास, तो हमने कहा √3, एफ हमारा कितना आया था k³ अपॉन a², तो हमने ऐसे डाल दिया, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड आया भाई रिजल्टेंट का, डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने कहा देखो भाई दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो उसका क्या कहेंगे डायरेक्शन होगी वो एक तरीके से सेंटर पे आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों फोर्सेस हैं तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा सेंटर पे आ जाएगा। अगर इसमें कहते हो कि नहीं भाई हमें समझ में नहीं आया, तो वी कैन से ओके लेट्स टेक दिस एज एन अल्फा। सो अगर आप लोगों को पता हो तो हम क्या लेते हैं जनरली, एक तरीके से कंपैरिजन में ले तो ओके, सो व्हाट वी कैन से 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ये जो F12 है, F12 का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 60 डिवाइडेड बाय F12 वेक्टर इनटू cos 60 प्लस एक तरीके से F21। आई थिंक ये जो हो गया, ये यहाँ पे हो गया 60 cos 60 गुड इनफ। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये 10 अल्फा के बराबर, F12 सारी फोर्सेस तो सेम ही है, F sin 60 मतलब √3/2, F12 cos 60 तो F/2 प्लस F, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, दिस वन अल्फा 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 साइन 60 तो होगा, ये अल्फा है, ये वाला वेक्टर हमारा साइन हो गया, हाँ आई थिंक ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो कितना आ गया, ये आ गया √3 f/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3f/2, ध्यान से देखें 2 से 2 कट गया, f से f कट गया, कितना बचा √3/3, √3/3 कितना हो जाता है 1/√3, किसके बराबर है 10 अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ध्यान से देखें, विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा उसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, या फिर हम सीधा कह दें कि दोनों के बीच में हमारा नेट वेक्टर यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाला टाइप हो गया है ना, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें, तो हमने कहा जो पहला वेक्टर है F13, ठीक है, ये सब कुछ मतलब बस अब वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना होता तो फिर मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। व्हाट कुड हैव बीन डन वाज जस्ट टेक दिस पार्ट अगेन। ना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता तो कैसे लिखता, तो आई वुड हैव रिटन, पहले तो भाई जो मैंने सबसे पहले लाइन लिखी थी कि एफ नेट कितना हो जाएगा 1 पे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अगर आप ध्यान से देखें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ये बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गई, तो इसको सीधा सीधा मैं लिख सकता था k² अपॉन a² इंटू माइनस आई कैप, सीधा सीधा लॉजिक है, कोई ज्यादा हुआ नहीं। वहीं जो ये वाली फोर्स आई है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है -x में और एक हो सकता है -y में। तो फोर्स ऑन 1 2 विल बेसिकली बी, तो फोर्स का साइन कंपोनेंट विच इज साइन 60, तो F माइनस साइन 60 j कैप माइनस F cos 60 I cap. What that means is k² upon a² minus into 1/2 I cap and minus times of k² upon a² into √3/2 into j cap. अब हमने क्या किया, दोनों को ऐड करना है, तो जस्ट डायरेक्टली पुट इट इनसाइड द इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा k³/a², ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये पूरा a² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा I/2, माइनस भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस √3/2 j क्या। दूसरा क्या है, दूसरा हमारी F13 में सबसे पहले लिखा था क्या, माइनस टाइम्स ऑफ k³/a² इंटू आई क्या। अब हमने क्या किया, k³/a² दोनों दोबारा कॉमन ले लिया, माइनस लेके कॉमन ले लेते हैं, माइनस k³ अपॉन a² कॉमन लिया, तो यहाँ पे आई कैप बचा, तो I/2 प्लस आई कैप, हाँ माइनस भी कॉमन ले लिया ना, प्लस √3/2 j कैप। हेंस यहाँ पे कितना हो गया 3/2 आई कैप प्लस √3/2 j कैप विच इज माइनस k³ अपॉन a²। ये हमारे पास F नेट।
है ना? होप आई एम मेकिंग सेंस। ये भी एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है जो ऊपर वाला बता रहा था, बट ये वेक्टर फॉर्म में बता रहा है, उसने वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग उसने बताए हैं। इसमें ये प्रॉपर एक ही चीज हो गई। गुड इनफ? ओके देन व्हाट यू आर सेइंग देन आफ्टर दिस। अब दूसरा ये वाला स्क्वायर पार्ट, राइट है? इसको अलग शीट पे बता लेते हैं, नहीं तो ऐसे दिक्कत आएगी। व्हाट वी आर सेइंग नाउ इन दिस केस, राइट, व्हाट वी आर सेइंग इन दिस केस, तो इस केस में हमने कहा कि यार भाई वापस से 1 2 3 4 है, एक के ऊपर कितना फोर्स है वो निकालना है। ध्यान से देखें, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम रहेगा। भाई 4 जो है वो 1 के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, 2 जो है वो 1 के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाएगा। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ, F1 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो वापस से दोनों के बीच में चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है ए, तो हेंस व्हाट वी कैन से F12 जो है मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है किससे, F14 से मैग्नीट्यूड वाइज, विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर लिखें तो F12 जो है वो जे कैप में होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू जे कैप, और F14 जो है वो हमारा आई कैप में होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप। इसके बाद हमने कहा कि जो 3 है बेसिकली वो डायगोनल होगा, और वो कुछ कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। मैंने कहा ये तो एंगल पे है, कितना एंगल, तो डायगोनल बेसिकली 45 डिग्री पे एंगल पे काटते हैं स्क्वायर के, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब इसका मतलब जो F13 होगा वो बेसिकली फोर्स ड्यू टू 3 इंटू कॉस 45 डिग्री होगा आई कैप में, एंड F3 साइन 45 डिग्री होगा जे कैप। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, F3 क्या, तो F3 बेसिकली के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस से आप √2a निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, √2a का होल स्क्वायर, cos 45 मतलब 1/√2 आई कैप, प्लस सेम लॉजिक के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 जे कैप, राइट है? आई जे के में निकल गया। हेंस व्हाट वी कैन से डायरेक्टली, नेट फोर्स क्या होगा, तीनों फोर्सेस का एडिशन, F12 F14 और F13, क्लैरिटी है? हेंस वी आर सेइंग कि F12 कितना होगा, तो F12 इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जे कैप, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई कैप, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √2 आई कैप, सिमिलरली के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 √2 a स्क्वायर इंटू जे कैप। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ऊपर क्यू है ना, बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो बचा कितना, आई कैप प्लस 1/2 √2, इवन आई कैप वी कैन टेक इट एज कॉमन, सो आई कैप, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2 √2 जे कैप, राइट? तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया नाउ, राइट? तो ये हमारा नेट फोर्स वेक्टर की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में निकालने लगे तो हमने कहा यार वो भी सिंपल है, उसमें भी क्या ही दिक्कत आएगी, देख लेते हैं एक बार हम क्या कह रहे हैं इसमें। ये जो फोर्सेस हैं इसको दोबारा से एक बार ले लेते हैं। अगर उस बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं कि F12 और F14 जो है बेसिकली, तो अगर आप ध्यान से देखें तो F12 F14 आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस लें अगर, क्योंकि 90 डिग्री है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, cos 90 जीरो हो जाएगा। बट आई एम सेइंग इज कि जो नेट फोर्स आएगी बिकॉज ऑफ 1 2 एंड 4,
तो 1, 2 और 4 की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, f12 का स्क्वायर प्लस f14 का स्क्वायर। पहले इन दोनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। प्लस f12 ट्वाइस ऑफ f14 इंटू कॉस थीटा। ये बेसिक लॉजिक रहेगा हमारा, है ना। अब मैंने क्या कहा कि भाई f12 है, ये f14 है, f12 f14 कॉस थीटा है। तो जो फोर्स होगा इस केस में, अब क्या है फोर्स, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां से हम कह रहे हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ, तीनों दोनों फोर्सेज बेसिकली सेम ही थी, तो मैंने कहा ये एफ स्क्वायर हो गया, ये भी एफ स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ये एफ हो गया, ये भी एफ हो गया। लेकिन कॉस बेसिकली दोनों के बीच में 90 है, कॉस 90 जीरो होता है। तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे √2f आ जाएगा, और जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगी। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेसिकली सेंटर पे रहता है, राइट। अब जो दूसरा आया बेसिकली, तो यहाँ पे f14 हमारा √2f हो गया। अब जो हमारा तीसरी फोर्स आई, तो एफ नेट हम क्या लिख रहे हैं, अब एफ नेट किसके बराबर, f124 प्लस f13 के। व्हाट वी आर सेइंग ये तो है ही, प्लस ये कितने पे है, 45 डिग्री विथ f14। और जब मैंने f13 की बात करी, तो f13 भी है मैग्नीट्यूड, तो उसका k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर है, जिसको बेसिकली हम 1/2 इंटू एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। हाँ, ठीक है। तो एफ स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं एक तरीके से, या f/2 लिख सकते हैं एक तरीके से। और इसका एंगल भी क्या है, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो मतलब दोनों का सेम एंगल है। ये कुछ वैसी चीज है कि एक ब्लॉक है, उस पर दोनों 10-10 न्यूटन की फोर्स लगी है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो 20 न्यूटन। तो हमने डायरेक्टली ही इसमें ऐड कर देंगे। सो दिस वुड बेसिकली बिकम √2f प्लस f/2, एंड हेंस आंसर विल बी f इंटू √2 प्लस 1/2। तो जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हमें पता ही है, 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्शन इज 45 डिग्री with respect to horizontal in anti-clockwise direction, right? ओके, आई थिंक आज के लिए बहुत है। जितना अभी तक हमने किया है उसको प्लीज रिवाइज करिएगा। इस लेक्चर को 2 बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा, और एक लेक्चर में और एक्स्ट्रा डालूंगा जिसमें मैंने इसके बेसिक्स यूज करे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद अगर किसी बच्चे को उसमें दिक्कत हो, तो उसको पहले वो लेक्चर देखना पड़ेगा, and then I think it would be better. Okay, right enough. Okay, then we'll meet in the next class. Bye bye. Just prior to that, I'm sorry, we can just check this one. तो ये 3 क्वेश्चंस है जिसमें बेसिकली एक बार एक सेंटर पे रखा हुआ है। अब इस दूसरे में चारों तरफ क्यू क्यू चार्जेस हैं, एक में एक जरा नेगेटिव चार्ज है और दूसरे में 2 तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स, और बेसिकली इसके जो आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू चेक दोज पार्ट्स। ओके, thank you. We'll meet in the next class. Till then, bye bye. Take care. Thank you very much.